सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। शशि थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के चांसेस किस तरह के हैं? यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा का किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या पश्चिमी देश भारत को किसी तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को कहां से बढ़ावा मिल रहा है? पिछले कुछ दिनों में आपने हमें ऐसे ढेर सारे सवाल भेजे और आज एक बार फिर हम ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। अपूर्वा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दो त्योहारों के बीच में देखिए फिर भी इतनी खबर होती रहती है क्योंकि दुनिया रुकती है नहीं। बिल्कुल शेखर, चलिए सबसे पहला जो सवाल आ रहा है आज वो है रोहन नवलकर का, जो कि हमारे मेंबर हैं। इस बार भी कई मेंबर्स के सवाल आए हैं हमें। वो पूछ रहे हैं कि शशि थरूर के चांसेस कांग्रेस अध्यक्ष पद के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मीडिया राहुल गांधी के उनका पीछे से एक नियंत्रण रहने के बारे में ज़्यादा सिनिकल है, और क्या थरूर को जितना हम देखते हैं उससे ज़्यादा गुप्त समर्थन मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने, पार्टी को तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही चलाएंगे। तो ये मैंने पहले भी कहा था, जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा वो मान लीजिए ऐसे है जैसे एक राज्य में मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री गांधी परिवार और उसका चीफ सेक्रेटरी जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, जो मुख्य सचिव, तो वो काम होगा। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि जितना लोग सोच रहे हैं कि शशि थरूर बिल्कुल ज़ीरो होंगे क्योंकि पार्टी का पूरा जो सपोर्ट है या उसका जो आशीर्वाद है, जो उसका हाथ है, पूरा खड़गे जी के ऊपर रखा हुआ है। उससे ज़्यादा जो अपेक्षा है, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि शशि थरूर को वोट मिलेंगे, खास करके जो जवान कांग्रेस पार्टी वाले हैं। और मिलने चाहिए भी, क्योंकि अब उनको जवान कहना, वो अब हालांकि मेरे से भी वो शायद 2 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी भारत की राजनीति के हिसाब से तो जवान ही हैं और वैसे भी सारे हम अपने को जवान ही समझते हैं। लेकिन खड़गे जी 80 साल के हैं, लेकिन खड़गे जी की भी अपनी क्वालिटीज़ हैं। खड़गे जी मुख्यमंत्री के दावेदार रहे हैं, खड़गे जी पार्टी के पार्लियामेंट में लीडर रहे हैं, खड़गे जी 5 बार इलेक्शन जीते हैं, खड़गे जी दलित भी हैं। और अगर आप खड़गे जी से बात करेंगे तो वो बहुत समझदार और बहुत सुलझे हुए एक राजनेता हैं। हिंदी भी अच्छी बोलते हैं, तो वो ये नहीं कहूँगा कि पुशओवर हैं, लेकिन ये अच्छा चुनाव हो रहा है, यही बड़ी बात है। और आपने क्या पूछा था इसके अंदर? एक बात और इसके अंदर उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या थरूर जी को पीछे से जो है एक गुप्त समर्थन मिलेगा किस तरह का? वो तो मैंने आपको बताया। हाँ जी, उससे पहले उन्होंने पूछा क्या मीडिया का राहुल गांधी का पीछे से हाथ होने के बारे में, क्या मीडिया ज़्यादा सिनिकल है? नहीं, देखिए, मीडिया को सिनिकल नहीं है इसमें। मीडिया जो है, मीडिया तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है किसी पार्टी का या कुछ नेताओं का, उसी से जा सकता है। तो अभी तक तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है। और ये सिर्फ गांधी नहीं, इसमें इस समय में पिछले 30 साल में और भी कोई बना है, उसका भी ऐसा ही नज़रिया रहा है। जैसे कि मैं 1992 में, मुझे याद है, तिरुपति में AICC का सेशन हुआ था, तो उसमें मैं गया था देखने के लिए, थोड़ा कवर करने के लिए और देखने के लिए, 1992। तो तब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और वही कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। तो वहाँ पे CWC का चुनाव कराया गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। तो चुनाव हुआ और लगा कि कुछ लोग जो अर्जुन सिंह ग्रुप के ज़्यादा चुने गए हैं, जो उनको पसंद नहीं थे नरसिम्हा राव को, शाम को वो चुनाव कैंसिल हो गया और नई CWC नरसिम्हा राव ने अपने आप नॉमिनेट कर दी। तो ऐसे काम हम देखते आए हैं कांग्रेस पार्टी में। तो ट्रैक रिकॉर्ड से ही जा सकते हैं, जैसा इतिहास है। अब इतिहास कोई बदल दे तो वो अलग बात है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया ज़्यादा सिनिकल था। अगला सवाल जो है वो आदित्य का है, वो हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव जो हम अभी देख रहे हैं वही रहेगा जब ये यात्रा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पहुंचेगी जहां कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कोई, इससे ये नहीं कि एकदम कांग्रेस पार्टी
दोबारा से उसकी 52 से 152 सीटें या 252 सीटें हो जाएंगी। इसका सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि ये बहुत दिन से सोचा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ग्राउंड के ऊपर राजनीतिक तरीके से कोई अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रही है जी। तो ये अब लंबी एक एक्टिविटी है। और दूसरी बात ये है कि अब जो भी करें हेडलाइन तो वहाँ पे होती हैं, मीडिया कवरेज वहाँ पे होती है। कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि मोदी जी की मीडिया कवरेज हर समय होती है, हमारे को मीडिया हमेशा इग्नोर करता है। तो अब मीडिया है, आप लोग हैं, देखिए जब आप तमाशा सड़क पर रखेंगे तो मीडिया वहाँ पहुँचेगा ही, क्योंकि टीवी कैमरा को ये चाहिए। क्योंकि ये जो टीवी चैनल्स हैं ये 24/7 एक तरह का भूखा, जैसे हमारे यहाँ दैत्य होते थे, दैत्य अच्छे बुरे हर तरह के होते थे, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, तो जिसको 24 घंटे खाना पड़ता था, जैसे कुंभकर्ण है, जब जाग के उठ गया तो 24 घंटे खाते रहना है। इसलिए मीडिया को, खास करके टीवी मीडिया को 24 घंटे के लिए खबर चाहिए और खबर के साथ साथ विजुअल चाहिए। तो यात्रा में तो विजुअल ही विजुअल है, जिसको कहते हैं कि विजुअल रिच एनवायरनमेंट है। तो ये एक कांग्रेस पार्टी की मीडिया में और पब्लिक के में जो अटेंशन स्पैन है, बहुत थोड़े हैं अभी, उसमें आने के लिए एक ये मैं कहूँगा कि अच्छी दिलचस्प पहल है। इससे ये कहना कि वो यूपी बिहार में इससे कोई क्रांति आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतने लोग इकट्ठे करना भारत में कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए ना, लोग इकट्ठे करना, बल्कि भारत तो बहुत बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पे 10-15 हज़ार लोगों से बहुत बड़ी तस्वीर बन जाती है, वीडियो बन जाती है। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ, मैं अलग बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में जब ये जलसे होते हैं, इमरान खान वगैरह के, किसी के भी होते हैं, 10-15 लाख लोग वैसे ही आ जाते हैं। तो ये भारत में ये होता था करीब 30 साल पहले कि इंदिरा गांधी का जलसा हुआ, 2 लाख लोग आ गए। अब नहीं होता, क्योंकि मैं कहूँगा कि भारत में थोड़ा लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, पर इतने ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयड नहीं है। पर फिर भी 10-15 हज़ार लोग लाना सड़क पे किसी भी राज्य में, खास करके यूपी बिहार जैसे राज्यों में, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और टीवी के लिए, कैमरा के लिए सिर्फ उतने ही काफ़ी होते हैं। अगला सवाल जो है वो आदित्य देवस्कर का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो, इनका सवाल भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है। पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को केरला और कर्नाटका में अच्छा ट्रैक्शन मिला है, जहां कांग्रेस के पास पहले से ही काफ़ी मजबूत बेस है। अब वो पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अभी दक्षिण पर ध्यान केंद्रित कर सकती है और यहाँ मजबूत हो सकती है, और फिर उत्तर और पश्चिम में जाकर पार्टी को फिर से खड़ा कर सकती है, हिंदी हार्टलैंड पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जहां उनकी संभावना लगभग शून्य है? देखिए, आपकी बात एक हद तक ठीक है, क्योंकि दक्षिण में अभी ठीक है, केरला में तो अभी भी हारी है कुछ समय पहले ही कांग्रेस पार्टी, और तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का खुद का इतना वर्चस्व नहीं है, लेकिन वो डीएमके के साथ सत्ता में है और डीएमके उनके बड़े सीनियर पार्टनर है वहाँ पे, तो उनको इतनी चिंता नहीं है वहाँ पे। लेकिन कर्नाटका का चुनाव अगले साल है, और कर्नाटका एक ऐसा राज्य है जहाँ बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है, और खस्ता वो उनकी अपनी करनी है, क्योंकि उन्होंने इतनी बंटाधार सरकार चलाई है। और ये बीजेपी की एक समस्या है कर्नाटका में कि उनके नेता हैं, उनके आपस में महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको कभी वो उसके अंदर संतुलन नहीं बना पाते। ना किसी नेता का नेतृत्व को उनकी पार्टी मान सकती है। तो बीजेपी के पास एक ही नेता है कर्नाटका में जिसका अपना वहाँ पे, जिसकी अपनी वहाँ साख है, और वो है BS येदियुरप्पा। लेकिन कभी उनको पूरी टर्म नहीं करने दी गई। वो अपोजिशन ने उनको नहीं रोका, बीजेपी ने रोका है, क्योंकि बीजेपी में अब हाईकमांड कल्चर बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले भी उनको रोका गया, लेकिन अब हाईकमांड कल्चर है, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि कोई ऐसा राज्य हो जहाँ कोई मुख्यमंत्री हो जो अपनी साख पे चलता हो। एक ही ऐसा मुख्यमंत्री इस समय बचा है, वो योगी आदित्यनाथ हैं। उनके साथ भी कुछ खींचातानी, कभी चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट के ऊपर, कभी DGP के अपॉइंटमेंट के ऊपर, वो चलती रहती है दिल्ली के साथ, हाईकमांड के साथ। तो उन्होंने येदियुरप्पा को तो रहने नहीं दिया, उसकी बजाय फिर एक बिल्कुल ही लाइट वेट हल्के नेता को, शरीफ आदमी है लेकिन हल्के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया, बोम्मई जी को। वो कारण ये भी था कि क्योंकि लिंगायत जो जाति है उसका वोट ज़्यादा बीजेपी को आता है, और येदियुरप्पा लिंगायत हैं, तो सोचा ये भी लिंगायत है, बोम्मई तो इनको लगा देते हैं। क्योंकि बीजेपी को याद है पिछली बार जब बोम्मई को नाराज़ किया था तो वो छोड़ के चले गए थे पार्टी, और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़े। सीटें तो उनकी थोड़ी आई, लेकिन वो इतना वोट ले गए, लिंगायत वोट, कि बीजेपी वो चुनाव हार गई। और तभी सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के
पावर में आ गए। तो ये येदियुरप्पा फैक्टर जो बीजेपी का है, और इसने गड़बड़ की हुई है। पिछली बार भी जब बीजेपी की सरकार थी तो एक असेंबली में 3 मुख्यमंत्री रहे। इस असेंबली में पहले एक तो कुमारस्वामी तो खैर बीजेपी के नहीं थे, लेकिन उसके पहले 10-15 दिन, 15-20 दिन येदियुरप्पा भी रहे, फिर येदियुरप्पा रहे, और अब बोम्माई हैं। तो लोग बहुत नाराज़ हैं, बहुत खफा हैं कर्नाटका में। तो कांग्रेस को लगता है कि मौका है कि अगले साल कर्नाटका में हम आ पाएँ, और अगर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी आई तो कर्नाटका भी एक गुजरात से बड़ी स्टेट है, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन गुजरात से बड़ी स्टेट है। तो कर्नाटका में अगर आई तो वो जो मुख्य चुनाव है हमारे, जो जनरल इलेक्शन है, उसके नज़दीक होगा ये गुजरात के या हिमाचल के इलेक्शन के मुकाबले, और उससे कांग्रेस को मोमेंटम मिल सकता है। और उससे ये बात जो कांग्रेस का भी अभी इसमें पर्पस, तात्पर्य क्या है सारे ड्रामे का जो हो रहा है, इसका है कि राहुल गांधी की छवि ठीक करनी है कि वो भी नेता हैं। और अगर ये इतना घूम फिर के कर्नाटका जीत गए उनके नेतृत्व में, तो बोलेंगे कि देखिए राहुल गांधी है रीज़न, वो अब पहुंच गए, नेता बन गए। तो ये साउथ की बात है। जहाँ तक हिंदी राज्यों की बात है, आपकी बात ठीक है कि कांग्रेस अभी कितनी भी कोशिश कर ले वह बहुत आगे नहीं पहुंच सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस को गुजरात में और हिमाचल में ये एक आश्चर्य की बात है कि वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि उन दोनों राज्यों में उसकी सीधी टक्कर है बीजेपी से, जो कि इनकम्बेंट है। और अगर आप देखें कि गुजरात में तो 4 बार से इनकम्बेंट है बीजेपी। 2002 में चुनाव जीता था, तब से 20 साल से इनकम्बेंट है। तो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी कुछ होती है। कांग्रेस पार्टी के हमेशा 35-40% वोट आते हैं, उसमें थोड़ा जोर लगाए कांग्रेस पार्टी, तो उसको वहाँ भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने गुजरात को इतना लेट छोड़ा हुआ है। और शायद ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी वहाँ बहुत जल्दी शुरू हो गई है कैंपेन करना, तो हमें लग रहा है कि गुजरात में कैंपेन शुरू ही हो गया। जी। अगला सवाल जो है वो विनायक सरदेसाई का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि पहले भारत रूस से ज़रूरत का सिर्फ 2% तेल खरीदता था, जबकि अब रूस भारत का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा तेल के आयात का स्रोत बन गया है। अब वो बोल रहे हैं वेस्टर्न देशों की शायद ऐसी धारणा बन गई है कि इस तरह के कारणों से रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का असर कम हो रहा है, और यहाँ तक कि कुछ देशों का ये भी मानना है कि भारत युद्ध में रूस की एक तरह से फंड कर रहा है। क्या इन्हीं तरह के कारणों से अमेरिका और जर्मनी ने हाल ही में कश्मीर के विषय पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके? देखिए, ये खेल चलता रहता है अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में, एक दूसरे के साथ थोड़ा ये जिसे चूहे बिल्ली का खेल होता है, ये चलता रहता है। तो उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक तेल खरीदने की बात है, अब रूस से तेल सस्ता मिल रहा है, अच्छी शर्तों पे मिल रहा है, तो भारत क्यों ना खरीदे? क्योंकि बड़ी बात यह, अगर आप कहते हैं कि जो रूस पर प्रतिबंध लगाए गए, जिनको सैंक्शंस कहते हैं, उनका असर कम हो रहा है और भारत उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, असर कम कर रहा है, तो अब तेल जो रशिया से जो तेल का आयात है उसको आप बैन कर दीजिए, उस पर आप सैंक्शंस लगाइए। तेल के आयात पे सैंक्शंस नहीं लगाई गई है, क्योंकि तेल के आयात पे अगर सैंक्शंस लगाई गई तो बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। यूरोप के लोग क्या करेंगे? और यही बात हमारे विदेश मंत्री ने भी कही थी, जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने कहा कि मैंने डेटा दिया था विदेश मंत्री को कि जितना हम एक महीने में तेल खरीदते हैं रूस से, उतना तो यूरोप एक दिन में खरीद लेता है। तो उसके डर से तो आपने भी तेल के ऊपर, तो कच्चे तेल के ऊपर तो आपने भी सैंक्शंस लगाई ही नहीं है, ना गैस के ऊपर। अगर सैंक्शंस नहीं हैं तो कौन कहाँ से खरीदे, कितना खरीदे, इससे आपको क्या फर्क, इससे आपका इसमें क्या लेना देना है? आपके कहने का औचित्य ही कोई नहीं बनता। आपका मतलब, आप तो सवाल पूछ रहे हैं, आपका नहीं, मैं कहता हूँ कि पश्चिमी देशों का। जी। अगला सवाल जो है वो राज गोपीनाथन का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि हाल की घटनाएं, जैसे कि पाकिस्तान को F-16 की US फंडिंग, US एम्बेसडर द्वारा POK की यात्रा, FTA के संबंध में UK के मंत्री ब्रेवरमैन का बयान, कश्मीर पर जर्मन मंत्री का बयान आदि, क्या आपको लगता है कि वेस्ट कोई संदेश भेजने की कोशिश कर रहा है भारत को? अगर हाँ, तो आपके हिसाब से ये क्या होगा?
वो बोल रहे हैं कि आपने इन्हें पाकिस्तान के संदर्भ में पहले समझाया है, लेकिन ब्रिटेन के मंत्री के बयान और वर्तमान अमेरिकी वीज़ा और इमिग्रेशन इश्यूज के साथ अगर हम देखें तो वो बोल रहे हैं उन्हें लगता है कि भारत के लिए एक संकेत हो सकता है। देखिए, पहली बात यह है कि जो सुहेला ब्रेवरमैन है ये बहुत ज़्यादा राइट विंग कंजर्वेटिव एक्सट्रीमिस्ट हैं जी। उनका ये कहना कि मैं तो एम्पायर की औलाद हूँ, भाई आप अंग्रेज़ की औलाद तो नहीं है ना, आप अंग्रेज़ के राज में छत्र छाया में पले हैं, पर आप ये नहीं कह सकते आई एम ए चाइल्ड ऑफ द एम्पायर। मतलब ये तो गुलामी की हद है, क्योंकि उनका परिवार जो है वो भारतीय मूल का है, आया कनाडा से, आया अफ्रीका से, तो ठीक है आप कह सकते हैं मेरा परिवार अफ्रीका से यूके में आया, यूके ने हमें बनाया, हम बने, लेकिन उसके अंदर ये सारी बातें, ये बकबक करना कि ये एम्पायर ने दुनिया को इतना कुछ दिया, रेलवे दिया, जैसे कि सब दुनिया में लोग भूखे नंगे पड़े हुए थे, और एम्पायर ने लोगों को भूखा नंगा किया भी है। अब देखिए हमारे बंगाल में इतना बड़ा अकाल पड़ा, और जो कॉलोनीज थी उनको लूटा भी है। अब देखिए कि जो लंदन की एक जो मेट्रो लाइन है वो तो सारी की सारी ही जो भारत से पैसा लूटा उससे बनाई गई थी। तो वो एक अलग तरह की इंसान है, तो वो जो कहती हैं उस पर आप इरिटेट भी हो सकते हो, लेकिन आप हंस भी सकते हो। मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मैसेज है, और उनको कोई राजनीतिक मैसेज देने के लिए बोलेगा भी नहीं। उनका एक है कि हालांकि खुद इंडियन मूल की हैं, फिर भी कहना कि इंडियन अपना वीज़ा ओवरस्टे कर रहे हैं वगैरह वगैरह। कई बार जब आप ऐसे होते हो दूसरे मूल के एक और देश में, तो वो आपको जिसको कहते हैं मोर लॉयल देन द किंग। अब तो किंग ही है, क्वीन तो नहीं है, तो आप ज़रा दिखाना चाहते हो कि मैं ज़्यादा अंग्रेज़ हूँ, है ना, मेरे चमड़ी के रंग पे मत जाओ, तो थोड़ी वो बात है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये ब्रिटेन की, जो ब्रिटेन के लार्जर इशू है, पाकिस्तान का सारे पश्चिमी देशों में सबसे बड़ा दोस्त ब्रिटेन है। तो अमेरिका में भी पाकिस्तान की बात ब्रिटेन ही हमेशा लेके जाता रहा है। इस बारे में आपने और पढ़ना हो तो आप देखिए कि इस सप्ताह के मंगलवार के अखबार में मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन का आर्टिकल है। उसमें उनका एक पैरा दो पैरा इस बात के ऊपर है कि कैसे हमेशा ब्रिटेन जो है ये पाकिस्तान की पैरवी जाके वॉशिंगटन में करता है। तो वो प्रोसेस दोबारा से शुरू हो गई है, और जनरल बाजवा अभी अमेरिका होके आए हैं, लेकिन देखिए उसके पहले कितनी बार वो लंदन होके आए हैं। लंदन तो जाते ही रहते हैं, जैसे कि उनको लंदन का रेजिडेंट बनना हो तो जाते ही रहते हैं। तो जो जर्मनी और उसका, ये जर्मनी का मुझे बहुत ताजुब है, क्योंकि जर्मनी बहुत दिन से बोला नहीं ऐसी बात, और अमेरिका भी, जैसे उनके एम्बेसडर वहाँ पे गए, अमेरिका के एम्बेसडर जो वहाँ पे गए वो कोई नौसिखिए नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं है कि उनकी ठीक से ब्रीफिंग ना हुई हो। वो कैरियर फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, डोनाल्ड ब्लूम उनका नाम है, ब्लूम BLOME। अरेबियनिस्ट हैं, अरब भाषा बोलते हैं, और सारे जीवन उन्होंने अरब देशों में पोस्टिंग्स करी हैं, अरब या मध्य पूर्व के, मिडल ईस्ट के। तो उनमें आप देखिए बगदाद, कैरो, टूनीसिया जहाँ पे वो एम्बेसडर थे, जेरूसलम, और जो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी वो जो पैलेस्टीनियन डेस्क थे, फिलिस्तीन का जो डेस्क था उसके हेड थे। तो वो अरब देशों को, मुसलमान देशों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, पाकिस्तान में हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि वो कुछ बिना सोचे समझे कोई अमेरिका में तो पैसों से भी एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट होती है ना, कि जितने पैसे अपने पॉलिटिकल पार्टी को या उस जो नए राष्ट्रपति के चुनाव कैंपेन में दिए, उसके हिसाब से उतना बड़ा देश आपको मिल जाता है एम्बेसडर बनने के लिए। तो ये वैसे नहीं है। तो वो बात सोच समझ के कही गई, जो वहाँ गए वो जो पाकिस्तानी साइड में कश्मीर में, और अपने स्टेट में AJK इस्तेमाल किया। सो AJK जो पाकिस्तान कहता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, हम भारत में कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वो उन्होंने कहा, और फिर ये जो बेयरबॉक, ये जो गई जर्मनी की विदेश मंत्री, उन्होंने कह दिया कि इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र का रोल है। अब आप देखिए, आप गूगल कीजिए कि कब आखिरी बात थी जब किसी पश्चिमी देश के नेता ने कहा कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र का रोल है। 1971 में तो लड़ाई हुई भारत पाकिस्तान की,
फिर उसके बाद शिमला समझौता हुआ 72। उसके बाद से किसी पश्चिमी देश ने नहीं कहा कि इसमें संयुक्त राष्ट्र का रोल है। संयुक्त राष्ट्र ने भी नहीं कहा कि हमारा रोल है, क्योंकि शिमला समझौते में लिखा है कि ये द्विपक्षीय मामला है, आपस में ही सेटल होगा। अब जर्मनी का ये कहना, अब वो उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी से कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं आया है। तो ये एक तरह से जर्मनी और अमेरिका दोनों ने भारत की एक एक आंख के अंदर उंगली डाली है। अब क्यों डाली है, हो सकता है इसमें जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक हो कि थोड़ी इरिटेशन हो कि आप यूक्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा इक्विडिस्टेंट क्यों हैं, लेकिन ये भी बात है कि भारत हर चीज़ में ऐसे, जैसे ह्यूमन राइट्स है, वोट नहीं दे सकता। भारत तो चीन के खिलाफ भी वोट नहीं देता ह्यूमन राइट्स में, ईगोर्स के ऊपर क्यों नहीं देता? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। हर 3 साल में पाकिस्तान ले आता है भारत के ऊपर एक रेजोल्यूशन UNHRC में, वहाँ चाइना वोट नहीं देता। तो चाइना हमारी मदद करता है, हम चाइना की मदद करते हैं, इसीलिए मैंने कहा चोर चोर मौसेरे भाई। और ऐसे रशिया हमारी मदद करता है, हम रशिया की मदद करते हैं, क्योंकि देश जो हैं कूटनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने हित में काम करते हैं जी। देश रीट्वीट्स लेने के लिए या फेसबुक लाइक्स के लिए काम नहीं करते हैं। और ऐसे ही देश, उनके पास जो लीवरेज होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वही अभी पश्चिमी देश थोड़ा भारत से, जिसको कहते हैं कि जब अरे यार तो तुम तो कहते थे हमसे प्यार करते हो, प्यार में धोखा, तो कुछ ऐसी तकरार इस साइड पे चलती रहती है। अगला सवाल जो है वो निपुण जैन का है। वो पूछ रहे हैं कि हाल ही में IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अपने अक्टूबर एडिशन में करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत के ग्रोथ फोरकास्ट को रिवाइज करके 6.8% कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसीज़, यूक्रेन के में संघर्ष, RBI के कंफर्ट जोन से बाहर मुद्रास्फीति और लो या एवरेज निजी निवेश के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को क्या बढ़ावा मिल रहा है, कहाँ से बढ़ावा मिल रहा है? बढ़ावा कुछ खास ऐसा नया नहीं मिल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को जो थोड़ा बढ़ावा, अब 6.5% ग्रोथ, आप मेरे से सच माने तो सच मेरी बात माने, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ बड़े ध्यान से। लोग कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोथ इन द वर्ल्ड। आपको अपना बेस देखना होता है जी। आपका बेस बहुत लो है। हमारा बेस जैसे पर कैपिटा इनकम है वो करीब $1900-2000 है, ये बहुत कम है। अगर आप हमारी ग्रोथ 6.5% होती है या 6% होती है और चीन की 1% होती है, तो हम बराबर वेल्थ क्रिएशन करते हैं, क्योंकि चीन की जो GDP है अभी वो हमसे 5.5 गुना है। तो हमारी बहुत छोटी GDP है बड़े देशों के मुकाबले। अब कहने की बड़ी बात है कि हम UK से आगे चले गए, UK से आगे चले गए, लेकिन 140 करोड़ लोगों की कमाई से आप ऐसे देश के आगे चले गए टोटल GDP में जिसकी 6.5 करोड़ लोग हैं। तो ये इसमें 6.5% ग्रोथ भारत में अच्छी नहीं है। 6.5% ग्रोथ भारत में डिस्टेबलाइजिंग है, क्योंकि अगर भारत 7-7.5% से कम ग्रो करता है तो भारत में नौकरियां नहीं पैदा होंगी और भारत के लोग नाराज़ होंगे, उठाईगिरी, छीना झपटी, चोरी, पेटी क्राइम बढ़ेगा, फिर गुस्सा होंगे, फिर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होंगी। तो ये सिर्फ देख के कि इस साल हम 6.5% हो गए। अरे आप सोचिए कि अगर पिछले 5 साल की औसत निकालेंगे इसके बाद, अगर ये 6.5 का मुझे लगता है 6-5.5 पे ही निकलेगा फाइनली, क्योंकि ये चौथी बार रिवीजन है डाउनवर्ड्स और अभी तो समय बचा है। हमारे फाइनेंशियल ईयर में तो अभी 6 महीने बचे हुए हैं और दुनिया की हालत खस्ता है। तो अगर उसके साथ मिला के 6 साल की एवरेज भी हम निकालेंगे तो हमारी ग्रोथ करीब 3.5% रहेगी। 3.5% होती थी हमारी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जिसका मजाक उड़ाते थे इंदिरा गांधी के टाइम में। तो हालत हमारी पतली है। इसके अंदर सिर्फ ये कहने के लिए कि अरे ये मैराथन रेस हो रही है और सब लोग भाग रहे हैं, इसके बीच में एक जगह कोई 100 गज के बीच में मैं सबसे आगे हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। अगला सवाल है अरविंद TSY का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं कि भारत लंबे समय से आंतरिक रूप से मजबूत रहा है और पाकिस्तान बाहरी मदद पर अड़ा रहा। इमरान खान रूस और चीन के करीब गए, अब जनरल बाजवा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चूंकि भारत सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ जुड़ना और भारत को अस्थिर रखना अमेरिका के हित में है।
जितनी अधिक चीज़ें बदलती हैं उतनी ही वे वैसी की वैसी रहती हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, दुनिया में बदलाव भी आता है और दुनिया में ठहराव भी रहता है। ये दोनों चीज़ें साथ चलती है। दुनिया बहुत पेचीदा है और कई बार तो वो आपको गाना याद है ना, ये दुनिया ऊट पटांगा, वो जो घोंसला का घोंसला था, तो इस समय ऊट पटांगा भी है दुनिया। समझ नहीं आता कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है, कौन बदल जाता है। अभी आप देखें टर्की को, देखिए टर्की कहने के लिए तो पुतिन का दोस्त है, वो एर्डोगान मिलते रहते हैं जाके, और टर्की ने एर्डोगान के साथ मिलके और ज़ेलेंस्की के साथ मिलके और यूएन के साथ मिलके रास्ता निकाला है कि उनका जो अनाज है वहाँ से जा सके, यूक्रेन और रशिया का। लेकिन वही टर्की अब ड्रोन्स बेच रहा है यूक्रेन को, जिन ड्रोन से रूस के टैंक तोड़े जा रहे हैं। वही टर्की अब हथियार बेच रहा है जॉर्जिया को, जिस जॉर्जिया की पुतिन के साथ बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है, जिस जॉर्जिया पे पहले पुतिन ने हमला करके उसके कुछ इलाके भी तोड़ लिए थे, जैसे यूक्रेन के तोड़े हैं, साउथ ओसेशिया है और एक अबखाज़िया है, और बोल दिया कि अलग देश हैं और मैं इनको मान्यता भी दे रहा हूँ। तो जो बदतमीज़ी उसने यूक्रेन के साथ की है वो जॉर्जिया के साथ भी कर चुका है, तो उसको भी टर्की ने हथियार दिए हैं। ऐसे ही टर्की हथियार दे रहा है अज़रबैजान को, जो कि आर्मीनिया को पीट रहा है। आर्मीनिया रूस का दोस्त है, रूस की कमिटमेंट है आर्मीनिया की सिक्योरिटी के लिए। वही टर्की नेटो का सदस्य भी है, और नेटो का सदस्य है, लेकिन नेटो का एक और सदस्य है ग्रीस, उसके साथ लड़ाई जैसा वातावरण उसने क्रिएट किया हुआ है। तो ये बहुत एक पेचीदा दुनिया है इस समय जी। तो इस दुनिया में हर किसी को जो दाव लगता है वही खेलता है, और हर कोई अपने इंटरेस्ट में काम करता है, और हर कोई अपने दोस्त को भी दगा करने से नहीं चूकता है। जैसे कुछ आपने देखी कि नहीं पता, वो जॉनी गद्दार फिल्म थी ना, उसमें बनते तो एक साथ सारे एक साथ हैं, लेकिन कोशिश करते रहते हैं कि दूसरे को मैं ख़त्म कर दूं तो उसका हिस्सा भी मुझे मिल जाए। तो दुनिया ऐसे ही चलती है इस समय, और वही दुनिया की स्थिति है। जो अमेरिका जो कर रहा है, अब जो पाकिस्तान में जनरल बाजवा कर रहे हैं, इमरान खान ने जो पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल रिश्ते थे बर्बाद कर दिए थे, क्योंकि चीन के साथ तो चलते ही हैं पाकिस्तान के, लेकिन अमेरिका, पश्चिमी दुनिया, इन सब के साथ, और अरब दुनिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, उन सब के साथ इमरान खान ने बर्बाद कर दिए थे। तो उन सबका रोष था पाकिस्तान के बारे में और इमरान के बारे में। सो बाजवा भी जा रहे हैं सब जगह, ये अपने रिश्ते जो जियोपॉलिटिकल रिश्ते हैं उनको स्टेटस को, पुराने स्टेटस को पे ले जा रहे हैं, 2018 के पहले वाले स्टेटस को। तो वो उनकी कोशिश है, लेकिन सवाल ये भी है कि 29 नवंबर को तो वो रिटायर हो जाएंगे, और अगर तीसरी टर्म उनको मिल सकती है, ये बहुत मुश्किल है। वो मना भी करते हैं कि मैं नहीं लूँगा, लेकिन मुश्किल है तीसरी टर्म मिलना, क्योंकि तीसरी टर्म मिलने का मतलब है कि इतने सारे लोग और जिनकी प्रमोशन होनी थी सब रिटायर हो जाएंगे और उनको जॉब नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान में 6 साल से ऊपर तो फिर वही आर्मी चीफ रहता है जो डिक्टेटर होता है, जो एक्टिव इन कंट्रोल डिक्टेटर होता है, जैसे कि मुशर्रफ थे या ज़िया थे। तो फिर कौन चीफ बनेगा और पश्चिमी देश बाजवा की बात कितनी संजीदगी से लेंगे, ये सब सोचने समझने की बात है। आखिरी सवाल आज का आ रहा है विश्व प्रताप सिंह से, जो पूछ रहे हैं कि हाल ही में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने 80 साल पूरे किए, कितने आए कितने गए, मगर उनकी जगह कोई ना ले सका। आपके विचार में उनकी इतनी लंबी लेगेसी का सीक्रेट क्या है? अगर आपका अपना कोई पर्सनल किस्सा उनके साथ हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि करिश्मा होता है स्टार का एक कहते हैं मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत मेहनती हैं, और बहुत लोग हैं फिल्म की दुनिया में जो कहते हैं कि वो बिल्कुल टाइम पे हर जगह आते हैं। मेरा एक किस्सा तो यही है, जब पहली बार मैंने उनसे एक वॉक द टॉक रिकॉर्डिंग की तो हमने कहा कि हम बम्बई में करेंगे, मरीन ड्राइव पे करेंगे, क्योंकि आपने एक बार कहीं कहा था कि आप जब कलकत्ता छोड़ के बम्बई आए तो मरीन ड्राइव पे आप एक बेंच पे सोए थे 2-4 रात, तो उसी बेंच से शुरू करेंगे। अच्छा। तो हमने वो बेंच पे ढूंढ लिया और वहाँ सेटअप कर दिया सुबह। अच्छा, क्योंकि वो इतने सुपरस्टार हैं तो हमने सोचा भीड़ हो जाएगी यहाँ पे, मुश्किल हो जाएगी, फिल्म सेट बन जाएगा, बहुत जल्दी रिकॉर्ड करेंगे। 6 बजे बोल दिया। मैं ठहरा भी वहीं था ओबराय में, तो मेरे को तो सिर्फ कमरे से निकल के बाहर आना था, और अमिताभ जी को आना था जुहू से। तो मैंने कल
6 बजे 5:30 बजे ऐसे टाइम हमने फिक्स किया था, इससे पहले कि भीड़ हो हम कर लें उसको। वो तो आ गए और मैं 15 मिनट लेट आया। तो तब मुझे लगा, मैंने सोचा फिल्म स्टार है इतना बड़ा, ये तो लेट आएगा ही आएगा ना, तो 15 मिनट में तो आने वाला नहीं है। क्योंकि हम सब ने कहानियाँ सुनी हुई थी राजेश खन्ना की, क्योंकि वो उसके पहले सुपरस्टार थे। वो राजेश खन्ना का अगर आप शर्मिला टैगोर के कई इंटरव्यूज़ देखें, मैंने भी उनके साथ कई कॉन्वर्सेशंस किए हैं, तो वो कहते हैं 12-12 घंटे लेट भी आते थे और हीरोइन अपना मेकअप करके बैठी रहती थी और फिर लेकिन जो करते थे उससे वो फिल्म चल जाती थी। ये उसके बिल्कुल उल्टे हैं। अच्छा। ये बिल्कुल समय पे। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे हमारे एक दिग्गज जो इमेज कंसल्टेंट हैं, इमेज कंसल्टेंट ज़रा हल्की बात हो गई, जो बहुत बहुत राजनीतिक पार्टियों को सलाह देते हैं, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताते हैं, उन्होंने मुझे कहा, उनको मैंने पूछा कि ये राहुल गांधी के बारे में बताइए, आप क्या सोचते हैं? तो बोले देखिए, 2 तरह के स्टार होते हैं, तो एक है राजेश खन्ना और एक है अमिताभ बच्चन। सो अमिताभ बच्चन तो जो हैं वो बिल्कुल डायरेक्टर स्टार है, तो वो अमिताभ बच्चन की दूसरी बात है कि जो डायरेक्टर कहता है वो ही करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने एक और इंटरव्यू में मुझे कहा कि मनमोहन देसाई ने कहा कि भाई इस बार तुम्हें 40 आदमियों को पीटना है। तो मैंने कहा 40 आदमियों को, कितनों को कैसे पीटूंगा? तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन पिछली फिल्म में 25 को पीटा था ना, उससे तो ज़्यादा को पीटना पड़ेगा, तो वो 40 को पीट देंगे। हाँ, तो जो डायरेक्टर कहेगा, निर्देशक कहेगा, वही करते हैं। तो उसने कहा दूसरा स्टार होता है राजेश खन्ना जैसा, जो अपने आप में ही स्टार है, उसको जो करना है वही करता है, भाड़ में क्या डायरेक्टर। वो डायरेक्टर की सुनते ही नहीं है, डायरेक्टर का कुछ अस्तित्व है ही नहीं वहाँ पे। वो जो करते हैं पर वो भी हिट हो जाते हैं क्योंकि उनका अपना स्टारडम है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी सलाह किसी को चाहिए चुनाव में, तो उसको अमिताभ बच्चन जैसा डायरेक्टर स्टार होना होगा। और राहुल गांधी डायरेक्टर स्टार नहीं है, वो राजेश खन्ना की तरह हैं। तो उनका स्टारडम फिर इतना बड़ा हो अपने आप ही कि वो फिल्म को चला लें। तो ये एक फ़र्क है। और इसी में अगर आप भारतीय सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का इतिहास देखें, तो एक जो 60 तक का दशक था, वो उसमें 3 बड़े स्टार थे, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार। तो 60 के दशक के बाद वो ख़त्म होना शुरू हो गया। उसके बाद 70 के दशक के उसके बाद आए राजेश खन्ना। तो राजेश खन्ना की जो बड़ी हिट फिल्में थी 68, 69, 70, आराधना, अमर प्रेम, 2 रास्ते, ये सब आई। उनके गाने अभी तक हिट रहते हैं। उसके बाद करीब मिड 70s में, 70 के दशक के बीच में, जब भारत में कुछ साल बहुत महंगाई बढ़ी, कुछ समय मनोज कुमार भी चले थे, रोटी कपड़ा और मकान टाइप फिल्में उस टाइम आई थी, पूर्व और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन तब तक लोग बहुत गुस्से में थे, क्योंकि शुरू में जब मनोज कुमार चले तब भारत में बहुत नेशनलिज्म था, बांग्लादेश को लड़ाई हराई थी, फिर भी गरीबी वगैरह जो भी थी उसको भी हम तैयार थे। तो वहाँ वो बैठ के बोलते थे, ज़ीरो जो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, धरती से चांद की दूरी भी जग को भारत ने सिखलाई। ऐसी बातें जो आजकल भी बहुत चलती है, मोदी जी के ज़माने में तब चली थी। तो मनोज कुमार थे, मिस्टर भारत बोलते थे, हर फिल्म में भारत बनते थे वो। तो उसके बाद जब 74-75 तक भारत में बहुत महंगाई आई, 74-75 में भारत में मुद्रा स्फीति जो कहते हैं, इन्फ्लेशन, वो करीब 30% पहुंच गया। आज 7% से इतनी तकलीफ होती है, 30% पहुंच गया। और बिल्कुल बेरोजगारी थी। तो उस समय भारत के नौजवान बहुत नाराज थे। तो एंग्री यंग मैन के रूप में अवतार हुआ एक नए अभिनेता का, नए स्टार का, जो अमिताभ बच्चन थे। तब ये जंजीर टाइप फिल्में आई, फिर मुकद्दर का सिकंदर के अंडरडॉग है, कुली है, वहाँ से आता है, बुरे आदमी को पीटता है, बाद में सत्य की जीत, है ना, हीरोइन भी मिलती है साथ साथ। तो वो फेज़ उनका रहा, लेकिन उस फेज़ में भी उन्होंने कभी सिर्फ स्टारडम के ऊपर सुस्ती नहीं करी। और देखिए कितनी बार उनको चोट लगी, बीमार हुए, सबसे बाहर निकल के काम किया। तो उसमें एक सबक ये भी है, ये हमारे जो एक जर्नलिज्म में टीचर हैं अरुण शौरी, वो हमेशा हमें कहते थे, जब भी मुझे भी कभी गुस्सा आ गया किसी बात पे, फ्रस्ट्रेशन हो गई, ये नौकरी छोड़ देनी है, ये बकवास है, ये गड़बड़ है,
मैं जाता था उनके पास में सलाह के लिए, तो बोलते थे देखो इस सबको छोड़ो, काम में लग जाओ, वर्क इज़ द मोस्ट थेरेप्यूटिक थिंग, कि काम करोगे तो उससे आपका दिमाग भी ठीक होगा। तो ये अमिताभ बच्चन ने किया। उन्होंने हमेशा अपने काम से इतनी सेहत की समस्याएं, इतने एक्सीडेंट्स, इतने सेटबैक्स, इलेक्शन में खड़े हुए, उसके बाद बोफोर्स में नाम आया, उसके बाद कंपनियां दिवालिया हो गईं, उस सब कुछ के बावजूद और सारे परिवार को अपने कंधे पे लेके चलना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 80 की उम्र में अब जैसे लगते हैं, इसीलिए लगते हैं कि काम करते रहते हैं। तो वो मैं ख़त्म करूँगा अमिताभ बच्चन की फिल्म से नहीं, एक राजेश खन्ना की फिल्म से गाना था। उनकी एक फिल्म थी हाथी मेरे साथी, तो उसमें एक गाना था, दुनिया में जीना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे। तो ये काम करने वाला स्टार है। आपको एक बात बता दो, यही एडवाइस शेखर से हमें कई बार न्यूज़ रूम में भी मिलती है जब वो हमसे बात करते हैं। मैं कई बार इन लोगों को गाने का लिंक भी भेज देता हूँ। आप भी उसको देख लीजिएगा। मैं भी आपको यूट्यूब का लिंक इसके साथ ही दे दूंगा। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में राजेश खन्ना और तनुजा की फिल्म है वो। हमने एक बार मेरे ख्याल में यहाँ पे भी हमारे ऑफिस में भी एक कंप्यूटर पे उस गाने को देखा था साथ में। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आज के एपिसोड के लिए भी आपने हमें ढेर सारे सवाल भेजे, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अमिताभ बच्चन तक। उसके लिए आप सभी का एक बार फिर शुक्रिया करना चाहूँगी। हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। हमारा शो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।